रूप अनेकों है इसके, ये अद्भुत नारी है। कभी अम्मा, कभी ये दुर्गा, कभी ये काली है। कभी अम्मा, कभी ये दुर्गा, कभी ये काली है। जी हाँ, नारी ईश्वर की अद्भुत रचना है। नारी शक्ति का ही रूप है। वही शक्ति है नारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो पर। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट सोमा, और आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम नारी शक्ति। दोस्तों, ये कार्यक्रम नारी शक्ति श्रृंखला है सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। इस श्रृंखला के अंतर्गत जो विषय है वे सभी एक टूल किट का हिस्सा है, जिसका निर्माण यूनेस्को और यूनिसेफ के सहयोग से किया गया है। इसमें 17 विभिन्न विषय हैं और दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम नारी शक्ति लक्ष्य संख्या 5 यानी जेंडर इक्वालिटी लैंगिक समानता पर आधारित है, और इसका लक्ष्य है अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स यानी लैंगिक समानता अर्जित करना और हर एक महिला एवं बालिका को सशक्त करना। और आज इस कार्यक्रम में हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो हैं डॉक्टर उर्वशी साहनी। एशिया के सबसे प्रभावशाली समाज सेवियों की सूची में डॉक्टर उर्वशी साहनी शामिल है। डॉक्टर उर्वशी साहनी एक सामाजिक उद्यमी, महिला अधिकार कार्यकर्ता और शिक्षाविद है, जो 3 दशकों से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। आप लड़कियों के शिक्षा और लिंग समानता पर विशेष ध्यान देने के साथ ही साथ स्कूल प्रशासन, पाठ्यक्रम सुधार और शिक्षक प्रशिक्षण में अग्रणी विशेषज्ञ हैं। इन्होंने सुरक्षा, एक महिला अधिकार संगठन, दिदिज यानी महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के लिए एक सामाजिक उद्यम और स्टडी हॉल एजुकेशनल फाउंडेशन की स्थापना की। पिछले 3 दशकों में डॉक्टर साहनी ने अनेक महिलाओं को अपने साथ जोड़ा है, जिसमें से अधिकांश वंचित समुदाय की लड़कियां हैं। तो चलिए बिना देर किए हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर उर्वशी साहनी से कार्यक्रम नारी शक्ति में। मेरा नाम डॉक्टर उर्वशी साहनी है और मैं सन 1983 से जेंडर पे काम कर रही हूँ, लैंगिक समानता पे काम कर रही हूँ। शुरुआत कैसे हुई मैं बताती हूँ आपको। शुरुआत ऐसे हुई कि सन 1982 था और मेरी शादी को, मैं पूना की हूँ, और मेरी शादी को 8-9 साल हुए थे। मेरी 2 बच्चियाँ थीं और मैं आराम से अपनी जिंदगी जी रही थी। कुछ अच्छा नहीं लगता था। बचपन में भी भाइयों को ये मिले, मुझे ना मिले, मेरे साथ बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, तो वो तो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन तो भी अपना समझौता करके मैं अपनी जिंदगी जी रही थी। तो एक दिन मम्मी का फोन आया पूना से और उन्होंने कहा कि पता तुम्हारी कजन नलिनी, वो भी पूना की थी, दिल्ली में है, तुम तुरंत दिल्ली पहुंचो, वो जल गई है। तो मैंने कहा जल गई है, कैसे हुआ? शीशर नहीं, स्टोव फट गया। अब उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया कि 1982 में दिल्ली शहर में स्टोव कौन यूज करता है, पर मैं तो घबरा गई, मैं दौड़ी। बच्चों को कहाँ छोड़ूं, मैं मदर इन लॉ भी घर में नहीं थी, तो मैं छोड़कर फिर भी भागी। और जब तक मैं पहुंची वो खत्म हो चुकी थी और उन्होंने अपना एक डाइंग डिक्लेरेशन सुसाइड कर दिया था। उसकी 2 साल की बच्ची थी। तो जब मैं उनके घर पहुंची, उसके ससुराल, तो मेरे घर से भी सब आए हुए थे पूना से, तो इनका रिएक्शन देखकर मैं और भी सहम गई। तो मेरे पिताजी कहने लगे देखो पूरे घर को कितना कलंक लग गया है, उसी को ब्लेम कर रहे थे। मेरी बुआ जी हैं जिनकी अपनी शादी इतनी दर्दनाक थी, वो कहने लगी आजकल की लड़कियों को बर्दाश्त ही नहीं। उनकी बहू जो 2 साल बाद इंसुलिन के ओवरडोज से मर गई, बहुत ही दुखी थी अपनी शादी में, कहती चल अच्छा बस छुटकारा मिला। और उनकी माँ से जब मैंने पूछा, मैंने कहा मामी जी आपको पता था नलिनी इतनी दुखी है? तो कहते देखो शादी करके कौन सुखी रहता है, लेकिन कोई ऐसे थोड़ी करता है। मुझसे रहा नहीं गया और बाद में पता चला सुसाइड नहीं था, वो उस जमाना इट वाज द डेकेड ऑफ डाउरी मर्डर्स, तो कुछ ऐसा ही मसला था। लेकिन जब ये करके मैं पूना गई, मुझसे बिल्कुल रहा नहीं गया, क्योंकि मैं बिल्कुल हिल गई, अंदर से बाहर से हिल गई। और मुझे लगा कि ये क्यों नहीं किसी से कुछ कह सकी, क्यों ऐसा हुआ, क्यों हम रोक क्यों नहीं पाए, क्या हुआ?
तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे किसी और के साथ ना हो, तो मैंने सोचा था कि मैं एक हेल्पलाइन शुरू करूंगी कि किसी को कोई तकलीफ हो मुझसे बात करेंगे, मैं कैसे हेल्प करूंगी मुझे कुछ पता नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, मैं मर के तो MA किया था। तो फिर बड़ों ने समझाया और लोगों से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन खोलनी चाहिए। तो फिर तब एक DM के ही ऑफिस में, तब ओम पाठक थे, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, सुरक्षा दहेज मांग विरोधी संस्था, पहली थी यूपी में। तो जब वो संस्था खोली, उसका काम मैं करती थी, जो भी औरतें आती थी, मिसेस सुनीति कुमार थी, वो प्रेसिडेंट बनी, मैं सेक्रेटरी बनी, और एक ही अपने घर में ऑफिस में करती थी। तो कोई फंडिंग नहीं, कुछ नहीं, बस अपने आप। तो जब ऐसे डिस्ट्रेस कॉल्स आते थे तो मैं जाती थी, सुनती थी उनकी बात, हेल्प करने की कोशिश करती थी। एक औरत को तो रेस्क्यू किया, उसको रातों रात गायब करके उसके घर भिजवा दिया, क्योंकि वो इतनी दुखी थी, उनके पति को पता नहीं चलना है, मार डालेगा। यानी वही करते करते मैंने सोचा नहीं, पर लड़कियों को और भी तो पहले ही रोकना चाहिए, तो इनसे पहले बात करनी चाहिए। तो इससे मैंने स्कूल्स और कॉलेजेस में वर्कशॉप्स करना शुरू किया। फिर उन्होंने अपने घर बुलाया कि घरों में, मैंने कहा आपकी मदद से भी करेंगे। अरे जूतियां पड़ी, माँ कि तुम क्या बात कर रही हो, मैंने औरत और मर्द एक जैसे होते ही नहीं। तो मतलब कि आपने 1982 के दशक में ये देखा कि औरतें ही औरतों का ज्यादा सहारा नहीं बन पाती हैं, ऐसा आपको लगता है क्या कि ये एक मानते हैं कि औरतों में पढ़ाई की कमी है? क्या चीज आपके अंदर आपको लगता है कि औरतें क्यों समझ नहीं पाती हैं इस बात को, और क्यों इस तरीके का होने देती हैं? देखिए, हम लोग औरतों को बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं, बहुत गलत है। मैं बताऊं, होता क्या है कि हमको बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि आपका दर्जा समान नहीं है। मैंने बताया, वो औरत, उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया और कहा कि आप बिल्कुल बकवास कर रही हैं, औरतें और मैं बिल्कुल अननेचुरल बात कह रही हैं, औरतें और मर्द इक्वल है ही नहीं, आप हमारी लड़कियों को मत खराब करिए। और मुझे लगा कि और उनका कसूर नहीं है। एक हमारी जो पितृसत्तात्मक ढांचा बना है, उससे एक पैदा होती है पितृसत्तात्मक सोच, जो इस ढांचे को कायम किए हुए है। उसी में औरतें भी पलती हैं, पुरुष भी पलते हैं। और जैसे मैं जब बड़ी हुई तो मैंने क्या देखा कि बस शादी बहुत जरूरी है और उसके जल्दी से जल्दी शादी हो जानी चाहिए। और मेरा एस्पिरेशन केवल ये था कि हे प्रभु सुखी रखना, बस पति काइंड होना चाहिए और सास बुरी नहीं होनी चाहिए। इसके आगे कोई एस्पिरेशन ही नहीं था। जब आपका दिमाग इस तरह से ढाल दिया जाता है, 17 साल की उम्र में सगाई करके पट शादी कर दी, और मेरे मार्क्स इतने अच्छे, लेकिन और मैंने प्रोटेस्ट नहीं किया क्योंकि मेरी समझ में नहीं है कि आप कर सकते। तो इसलिए मैंने ये देखा, जो आप बात कह रही हैं कि लड़कियों का दिमाग खुलना चाहिए, और मैंने कहा शिक्षा हमारी बहुत ज्यादा डिफिशिएंट है, उसमें बहुत कमी है, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट तो दे देती है, लेकिन आपको ये नहीं सिखाती है कि आप समान व्यक्ति हैं, आपको अपनी जिंदगी पे पूरा अख्तियार है कि आप कुछ भी करें अपनी जिंदगी को, जिस जैसे आप चाहें आप जी सकती हैं। तो इसीलिए आपने स्टडी हॉल नाम के स्कूल की बुनियाद शुरू डाली, जिसमें कि कोएड स्कूल है, लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं। इसमें आपने क्या, ये कौन सा बोर्ड है आपका? CBSE बोर्ड है। इस बोर्ड के अंदर आपने ऐसी क्या चीज हल्की सी लाने की कोशिश करी कि जिससे कि लड़कियों में ये दिमाग में आ रहा कि हम लड़कों से कम नहीं है? बहुत रेवोल्यूशनरी तो नहीं होता है, पर और लड़कों को कि लड़कियों का भी दे आर ऑल टुगेदर, हम लोग को भी लड़कियों के साथ कोई अलग नहीं है, वी आर। तो मैंने एक शुरुआत की एक क्रिटिकल फेमिनिस्ट पेडागोजी की। क्रिटिकल फेमिनिस्ट पेडागोजी, नारीवादी शिक्षा की विधि। अब उसका मतलब ये है कि लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ भी, लड़कियों के साथ बैठकर बातचीत करना, उनकी अपनी जिंदगी की बातचीत, और उनको ये समझ में आ जाए, हम नहीं समझाएंगे, वो खुद समझेंगे कि ये पितृसत्तात्मक जो ढांचा है ये गलत है, भगवान ने नहीं बनाया, इंसानों ने बनाया है, उसको इंसान तोड़ सकते हैं और इसमें उनकी कोई जगह नहीं है और उनको इसके प्रति बगावत करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। तो आप कह रही थी ना रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि हम बच्चों को रेवोल्यूशन करना ही सिखाते हैं, फिर लड़कों को ये सिखाते हैं कि देखो बेटा, पितृसत्ता आपने नहीं बनाई, आपकी गलती नहीं है इसमें, लेकिन आप देख रहे हो कि इससे आपकी ही बहनें, आपकी ही माएं, आपकी ही मौसियां, जो भी औरत आपकी जिंदगी में है, जिसको आप प्यार करते हो, उसको कितनी तकलीफ होती है।
तो इसलिए आप अपने को किस तरह बदलोगे, और आप अपना भी, आपके पास इतनी ज्यादा सत्ता है, चाहे आप किसी भी तबके के हो, आप उसको कैसे छोड़ोगे, कैसे बदलोगे, क्या करोगे? और तो इससे बहुत फर्क आया। तो मतलब कि आपने अपने स्कूल के शैक्षणिक संस्थान के अंदर, एक शैक्षणिक सत्र के अंदर कुछ छोटी छोटी ऐसी बैठकें शुरू करी, बच्चे लड़के लड़कियां इनफॉर्मली बैठ के, छोटी छोटी नहीं, अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और ऑफिशियल बताएं। करिकुलम, अच्छा, हमने उसको ऑफिशियल करिकुलम में डाल दिया, और तब से मेरा सरकार के साथ भी सब जगह यही पॉलिसी की एक रिकमेंडेशन है कि जेंडर एजुकेशन को ऑफिशियल करिकुलम में डाल देना चाहिए। तो उनके हर हफ्ते होता है क्रिटिकल डायलॉग, हर हफ्ते क्रिटिकल डायलॉग, और ये और फिर उसके साथ बाद हमने प्रेरणा की स्थापना की जो लड़कियों के लिए है। तो उसमें तो बिल्कुल कोई, दिस इज वेरी वेरी कंपल्सरी जानना, क्योंकि वहीं पे मारपीट वगैरह सब तबकों में होती है। मेरी बहन तो अच्छे घर की थी, पति चार्टर्ड अकाउंटेंट था। बताइए। तो मतलब कि यहाँ पे एक पहले आपने शुरुआत करी स्कूल की, जिसमें कि आपने एक नई चीज ये डाली कि लड़के लड़कियां, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब अपने अपने क्लास में वीक में एक दिन बैठ के अपनी टीचर के साथ, जिनको वो लोग आंटी कहते हैं, वो भी एक बहुत घनिष्ठ एक मित्रता का संबंध रहता है आंटी और बच्चों के बीच में, और वो लोग, हाँ जी, और वो लोग बैठ के छोटी छोटी बातों में, इन सब बातों में डिस्कशन करते थे। तो यानी कि आपने एक छोटा सा डिस्कशन करने का एक फोरम शुरू किया। फिर आपने आपके स्कूल के बारे में ये जाना जाता है कि आपने एक प्रेरणा गर्ल्स के बारे में प्रेरणा गर्ल्स की शुरुआत करी है। इसके बारे में थोड़ा बताना शुरू करिए। तो प्रेरणा गर्ल्स की शुरुआत भी इसलिए की कि बहुत सी बच्चियां वंचित रह जाती हैं कि बेटों को तो भेज देंगे, गरीब लोग भी बेटे को स्कूल भेजेंगे, लड़की को नहीं भेजते। तो हम लोगों ने ये पता करके, फिर स्कूल की शाम दोपहर में खाली रहता है, बच्चे घर चले जाते हैं, तो उसी बिल्डिंग में घर घर जाके 80 बच्चियों को बुलाकर शुरू किया था, और अब उसमें 1200 बच्चियां हैं। ये और कौन सी लड़कों के लिए बच्चियां भी हैं? शुरू, बहुत ही गरीब घरों की, बिल्कुल जिनके पेरेंट्स काम मजदूर हैं, माइग्रेंट बच्चों की, माइग्रेंट लेबर की बच्चियां हैं। ये लोग आती कैसे हैं? ये तो खुद भी तो काम करती हैं। पैदल भी नहीं, इसीलिए दोपहर में है ना, तो दिन में वो काम कर लेती हैं, दोपहर में पढ़ लेती हैं, फिर शाम को काम करने जाती हैं, और हमने ये पाया, उसको भी हो गए 17 साल, 2003 में शुरू किया था, तो आप गिन लीजिए। लेकिन अब ये पाया है कि अगर बड़ी बहन ने काम किया है, बाकी लड़कियों ने नहीं किया है, क्योंकि हमने साथ में पेरेंट्स के साथ भी इसी तरह के क्रिटिकल डायलॉग्स महीने में एक बार करते हैं, उनको ये समझाते हुए कि एक तो बाल विवाह कितनी खराब चीज है, दूसरा कि बच्चियों और बच्चों को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, और साथ में काम पे बच्चों को नहीं भेजना चाहिए कि अगर चाइल्ड लेबर तो जी, और साथ साथ बच्चे मत पैदा करिए, 2 करिए। वो भी हमने देखा है, पहले बिल्कुल पलटन आती थी, अब 2 ही बहनें, 3 ही बहनें, और अब पिता लोग पहले तो माएं छुपा कर लड़कियों को भेजती थी, और अब पिता लोग अपनी साइकिल पे खुद लेकर आते हैं। तो यानी कि और ये रेवोल्यूशन ही है। 17 किलोमीटर दूर से आते हैं, और हमारी बच्चियां जो पास भी, इतनी गरीब बच्चियां, अपना बिजनेस खोल लिया, MBA कर लिया, प्लॉट खरीद लिया, शादी अच्छी नहीं लगी तो डिवोर्स ले लिया। कितना मुश्किल होता है, देखिए अच्छे घरों में इतना मुश्किल होता है, आप देखिए गरीब तबके में तो इसको कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने कर लिया। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर बड़ी बहन ने ये पढ़ लिया है तो बिल्कुल सातों की सातों बहन पढ़ जाती है। ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर एक औरत पढ़ी लिखी है तो वो घर संभाल लेती है। तो आपने मिड लेवल से शुरू किया कि घरों में बड़ी लड़कियां हैं, उनको आपने स्कूल में लाना शुरू किया। शादीशुदा भी एक आई, इतनी सी लगी, और साथ में 3 लड़कियां छोटी छोटी, तो हमने सोचा बड़ी बहन है, तो वो कहती है कि मुझे इनका एडमिशन कराना है, तो हमने कहा तुम भी कर लो। अच्छा। कहती नहीं मैं कैसे करूं, मैं तो इनकी माँ हूँ। माँ हो, हे प्रभु। 21 साल की थी, 23 साल की, और 4 लड़कियां, 13 साल में शादी हुई, 15, 17, 19, 21, फिर वो मर गया पति, थैंक गॉड। तो अब 4 बेटियां, मानिए, तो उसको भी कर लिया, वो भी पढ़ रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोगों ने ये भी बिल्कुल समझ में आ गया था कि केवल इम्तिहान पास करने से काम नहीं चलेगा, जब तक वो क्रिटिकली ये समझ जाएंगी कि हम बिल्कुल समान व्यक्ति हैं,
एक आवाज उठाएंगी, अगर उनके प्रति कुछ भी गलत हो रहा है आवाज उठाए। दूसरा, एक सेंस ऑफ एजेंसी कि हम अपनी जिंदगी की खुद बागडोर संभाल सकते हैं और हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। अब पता हुआ क्या है, हमारा 88% रिटेंशन है, सरकार को तो 34 या कुछ है ऐसा, अप टू 12। और दूसरा 100% ट्रांजिशन टू हायर एजुकेशन, सब उसके बाद कॉलेज जाती हैं बच्चियां 100%। वो हुआ क्या है, बहुत सी बच्चियां बहुत अच्छी निकल आई तो रोल मॉडल बन गई जी। कई बच्चियों को हमने विलायत भेजा है ऑन स्कॉलरशिप्स, और एक हमारी बच्ची आजकल मिरांडा हाउस में है और प्रेसिडेंट है। और मिरांडा हाउस जो माना जाता है देश का सबसे अच्छा, उसको रैंकिंग मिली थी, शी इज द टॉप, वहां की प्रेसिडेंट है। अभी टीवी में भी आई थी, किसी वो हिजाब के इश्यू को लेके कुछ बातचीत कर रही थी उसमें। एंड सेकेंडली धोबी की बच्ची है और उसकी ही बड़ी बहन क्लास 9 में शादी हो गई, नीतू। मैंने इतना मना किया तो माननी नहीं, क्योंकि पेरेंट्स ना अलाउ करें। 5 साल बाद वही हालत, पति मारता है, एक बच्ची देता नहीं है कुछ, वो मेहरी का काम करके अपना गुजारा कर रही है। उसको समझ में आया, कपड़े धो रही थी तो कहने लगी कि आंटी ने कहा था कि कभी भी आप पढ़ सकते हैं। दौड़ी दौड़ी आई, हाथ में साबुन लगा था कि मुझे फिर से आने दीजिए। तो ये आपने एमए कर चुकी है। आज आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई है श्रोताओं। आप इतनी बात जब आप सुन रहे थे तो आपने ये बात सुनी होगी कि क्या डॉक्टर साहिबा ने बताया। उनका कहना है पढ़ाई किसी भी, इनका स्कूल लड़कियों को एडमिशन देने के लिए प्रेरणा गर्ल्स में किसी भी समय आपके दरवाजे खुले हैं। आप ये नहीं सोच सकती कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। ये एक स्कूल ने एक ऐसी शुरुआत करी है कि जिसमें आप आइए और आपको फर्स्ट स्टेप लेना है कि हैव टू कम टू, आपको स्कूल के दरवाजे तक आना है। उसके बाद प्रेरणा गर्ल्स में ये देखा जाता है कि आप उनका सहारा बनती हैं और उनको एक दिशा प्रदान करती हैं एजुकेशन। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू नो एजुकेशन, अ ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन, मतलब जिसमें एक क्रिटिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप बच्चियों को ये सिखाएं कि जो हमारे समाज का ढांचा बना है, जो लोगों की सामाजिक सोच है, हमारे मजहब में भी जो लिखा है, हाँ, या सरकार भी जो कह रही है, उसको ज्यों का त्यों न लें, उसको एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखें, उसको समझें और उसकी सहायता हम करते हैं। इसलिए क्रिटिकल डायलॉग बने और ये समझें अगर वो हमारे अगेंस्ट है तो इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं। उसको जैसे बताइए, अब औरतें पिटती हैं, रोकती क्यों नहीं, वापस क्यों नहीं लगाती? बाहर कोई मारेगा तो क्या करेंगी, रोकेंगी ना। पति ही क्यों मार लेगा? ये तो आपने बहुत सही बात बोली। हाँ, कि बिल्कुल ये बहुत ही श्रोताओं, इस बात पे आपको क्या लगता है? इसके ऊपर तो हम लोग एक और डायलॉग कर सकते हैं, है कि नहीं, कि अगर आप रास्ते चलते मर्द को किसी ने आपको छेड़ा तो आप उसको पलट के मारती हैं या कम से कम गुस्से की नजर से देखती हैं, या आप हल्ला मचाती हैं कि हमें ये छेड़ रहा है, आप शोर मचाती हैं। तो घर के अंदर जब आपके साथ कुछ इस तरीके का होता है तो आप आवाज क्यों नहीं उठाती हैं? क्योंकि ये मान लेते हैं कि ये नेचुरल है, ये समाज का बनाया हुआ नियम है, हम नहीं कह सकते। उसी सोच को तोड़ते हैं और इसीलिए देखिए शिक्षित औरतें, मैंने एक बार KGMU में एक लेक्चर दिया था इतनी सब बातों का, तो आप मानेंगी नहीं, रीडर्स, प्रोफेसर्स, 50-50 साल की औरतें मेरे साथ जब वापस चल रही थी, कह रही मैडम आप तो गरीब बच्चों की बात कर रही हैं, हमारे भी तो कौन से इससे अच्छे हाल हैं, हम लोग भी सेकंड क्लास सिटीजन्स घर में हैं और हम मान लेते हैं उसको। तो देखिए पढ़े लिखे तो थे, समाज में कामकाजी भी त्रुटियां बढ़ी हुई हैं, कामकाजी भी, लेकिन तब भी ये सोच, इसलिए और बल्कि ये मेरा देश विदेश सब में बस एक ही रट है कि देखिए शिक्षा को बदलो। शिक्षा से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी दखियानुसी ट्रेडिशनल केवल एकेडमिक शिक्षा है उससे कुछ नहीं बदलेगा, और आपने देखा नहीं बदला है। इसलिए जब आप शिक्षा का रूप ही बदल देते हो और उसमें देखते हो कि जो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी समस्याएं हैं उसके बारे में, बच्चों हम कास्ट पे भी बात करते हैं, हम रिलीजन पे भी बात करते हैं कि बच्चों की जो भी एक रूढ़िवादी सोच है उसका तोड़ना बहुत जरूरी है। तभी तो हमारा देश जो एक प्रजातंत्र है कहलाता है, लेकिन बना नहीं। क्यों? क्योंकि सोच नहीं बदली, सच अभी भी वो पुरानी है। और सोचिए बदलेगा कौन? स्कूल्स आर द बेस्ट प्लेस।
वहां पे करना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए। हम लोग लगातार करते रहते हैं। और दूसरा, हमको ये समझना चाहिए कि हमारा करिकुलम बहुत आउटडेटेड है, उसको बदलने की जरूरत है। उसमें सोशल पॉलिटिकल लर्निंग बहुत जरूरी है। तो वो जो सरकार की 6 C's जो कहलाती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, ये सब चीजें आपने 1980 के दशक से शुरू कर दिया था। आपके स्कूल में ये शुरुआत तो हो ही गई थी और उसका परिणाम प्रेरणा गर्ल्स और स्टडी हॉल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में दिखाई देने लगा है। और इसके पीछे आपकी वो कहानी, जिंदगी को, दिल को छू लेने वाली कहानी, जो कि अब कहानी हो गई है। अभी तो जैसे कहानी कहना भी उसको अच्छी बात नहीं होगी, पर हाँ, ये आप जो हादसा आपके साथ जिंदगी में हुआ था उसने आपको काफी हिला दिया और उसने ये शुरुआत करी और आपकी एक मुहिम बन गई हमारे ख्याल से पिछले 50 साल से। और मुझे लगता है कि मैं जब भी नलिनी को याद करती हूँ, जब आप भी इसकी बात करें, तो मुझे लगता है कम से कम उसकी मौत बहुत सी लड़कियों के काम आए। इतना तो हुआ। ये तो आपने वाकई इतना आपने करा। अपनी कजिन की मौत को आपने ये रूप दिया और कई सारी औरतों को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। जाते जाते आप हमारे 90.4 मेगाहर्ट्ज के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं खासकर महिलाओं को, पुरुषों को भी, लेकिन महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि देखिए, हमको अपने को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मुश्किल काम है क्योंकि पूरा समाज का ढांचा आपके विरुद्ध है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने को समान समझो, अपनी समानता को प्रकट करो और उसको असर्ट करो कि हम हैं। अपनी बेटियों को भी इसी तरह की शिक्षा दो, उनको सिखाओ, उनको मजबूत बनाइए। और दूसरा, अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दीजिए कि वो ये सीखें कि औरतों का किस तरह आदर करना चाहिए। उनको केवल एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट नहीं समझना चाहिए। और लड़कियों को पीट पाट के आप मर्द नहीं बन जाते हो बीवियों को पीट कर, बल्कि मर्द वो कहलाता है जो एक अच्छा इंसान हो, जो केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग इंसान, वो एक अच्छा मर्द होता है। अपने बेटों को उस तरह की शिक्षा दो। और जिसकी शुरुआत आपने स्टडी हॉल में कर ही दी है। तो श्रोताओं, ये थी डॉक्टर उर्वशी साहनी। इनके बारे में अगर आपको और जानना है तो स्टडी हॉल के बारे में गूगल में जरूर पढ़िएगा। प्रेरणा गर्ल्स के बारे में गूगल में आप जरूर जाइएगा, उसको गूगल करिएगा और उसके बारे में पढ़िएगा, क्योंकि ये काफी प्रेरणादायी बातें हैं और स्पेशली उन सभी लड़कियों के लिए कि ये सारी बातें आपके जीवन में कुछ ना कुछ सुधार ला सकती हैं। तो ये थी डॉक्टर साहनी, शुक्रिया आपका। और 90.4 मेगाहर्ट्ज के श्रोताओं, सुनते रहिए। जय जगत। तो आपको कैसा लगा डॉक्टर उर्वशी साहनी जी से मिलकर? इन तक अगर आप कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0522-263-7078 और लाइव प्रोग्राम में भी इनके बारे में आप बता सकते हैं हमें। नंबर है 0522-411-3351। तो इसी के साथ अपनी दोस्त सोमा को दीजिए इजाजत नारी शक्ति के आज के अंक से। एंड कीप लिसनिंग टू 90.4 CMS FM। नमस्कार। मनोरंजन, संगीत, शिक्षा और काम की बातें जन जन तक पहुंचाता है नई नई सौगातें। CMS रेडियो।